आज हम देखेंगे हाउ टू जनरेट एनी टेबल्स प्रोग्रामेटिकली इन नोड.जेएस या नेक्स्ट.जेएस। तो आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करेंगे या हमारा ये जो कोर्स बैकएंड में चलेगा वो बेसिकली हम नोड.जेएस यूज करेंगे, ठीक है ना। सो नोड.जेएस के अंदर आपको अगर टेबल्स जनरेट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको कोई कॉलम्स लेना है, कॉलम्स को मॉडिफाई करना है, ये सारा काम प्रोग्रामेटिकली हम कैसे कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली बोलने का ये मतलब है कि आप कोई ना कोई कोड लिखेंगे, कोई ना कोई कोड लिखेंगे, उस कोड को आप रन करेंगे और फाइनली आपको क्या मिल जाएंगी, टेबल्स मिल जाएंगे। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप शेल ओपन कर रहे हो। कौन सा शेल? एक्सएम वाला टर्मिनल शेल। यहां से मैं एक्सएम स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। अभी तक टेबल्स बनाने के लिए हम शेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लैक शेल है ना, इस शेल का हम यूज कर रहे हैं। शेल के अंदर गए, डाटाबेस के अंदर लॉगिन किया, डाटाबेस के अंदर हमने लॉगिन किया और यहां से हम एसक्यूएल कमांड चला के कोई भी एसक्यूएल का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक आप एसक्यूएल शेल ओपन करके आप अपनी एसक्यूएल क्वेरीज को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हो और फाइनली आपको अपने चेंजेस मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। सो आपने ब्लैक शेल ओपन किया, अपनी एसक्यूएल क्वेरी लिखी, आपने एंटर किया और आपको अपने चेंजेस मिल गए। चेंजेस मिल गए, आपको अपने रिकॉर्ड्स मिल गए, जो भी आप करना चाहते हो वो सारे आपने कर लिए। आज हम ये देखेंगे कि हम कोड के माध्यम से अपनी टेबल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, कोड के माध्यम से हम अपने डेटाबेस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, एक कोड लिखेंगे। वो कोड जनरली किसका होगा, नोड.जेएस से रिलेटेड कोड होगा और उस कोड को हम रन करेंगे। रन करने का मतलब एग्जीक्यूट करना भी होता है, ठीक है ना। रन करने का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट करना भी होता है। उस कोड को हम लिखेंगे, उस कोड को हम रन करेंगे और फाइनली हमारी टेबल्स या तो बन जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, व्हाटएवर। तो जो भी ऑपरेशन अभी तक हमने ये किए हैं इस जस्ट डायल में, जितने डेटाबेसेस, जितनी टेबल्स मैंने बनाई हैं, ये सारे के सारे मैं काम किसके थ्रू करना चाहता हूं, अब कोड के थ्रू करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस कोड के लिए हम यहां पर वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे। यहां पर आपको प्रिज्मा लिखना है, prisma.io, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर जाना है, prisma.io पर हम गए और ये प्रिज्मा क्या है, ये प्रिज्मा एक लाइब्रेरी है। प्रिज्मा क्या है, एक नोड.जेएस की लाइब्रेरी है जो कि डेटाबेस पर काम करने के लिए बनाई गई है। डेटाबेस ऑपरेशंस पर काम करने के लिए, डेटाबेसेस पे काम करने के लिए नोड.जेएस की एक स्पेशल लाइब्रेरी है जिसे हम प्रिज्मा लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज प्रिज्मा? प्रिज्मा इज अ नोड.जेएस लाइब्रेरी in which we write some node.js code, we execute and the table will be created or database operation will be done, ठीक है ना। अब यहां पर मैं डीबी ऑपरेशन बोल रहा हूं। डीबी ऑपरेशन मतलब समझ जाओ, कोई सी भी एसक्यूएल क्वेरी जो अभी तक आपने सीखी है या इन फ्यूचर सीखोगे, उन सारे एसक्यूएल की क्वेरीज को हम डीबी ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। आपको गेट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, टेबल को डिलीट करना है, टेबल में कॉलम बढ़ाना है, घटाना है, व्हाटएवर यू वांट, आई विल कॉल इट एज डीबी ऑपरेशंस, है ना। डेटाबेस पे होने वाले हर एक काम जो आप कर सकते हो उसको मैं एक शॉर्ट टर्म में क्या बोल रहा हूं, डीबी ऑपरेशन। तो आपको कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन करना है और वो भी कोड के थ्रू, तो आप फिर प्रिज्मा लाइब्रेरी को यूज करो। समझ में आ रहा है। सो यहां पर प्रिज्मा लाइब्रेरी, आज से मैं इस टर्मिनल को बंद कर रहा हूं, ठीक है ना। ये टर्मिनल बहुत जरूरी था एसक्यूएल को समझाने के लिए कि भाई एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की, उसकी कमांड्स को हम इस ब्लैक टर्मिनल से एग्जीक्यूट करके हम अपने डीबी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। आज हम इसको थोड़ा बंद करेंगे और हम प्रिज्मा पर जाएंगे और यहां पर आपको लिखना है प्रिज्मा ORM। क्या लिखना है, प्रिज्मा ORM,
ठीक है ना। सो ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजर, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजर। ठीक है। सो यहां पर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो प्रिज्मा एक कंपनी है, समझ में आ रहा है ना। प्रिज्मा एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट है। गूगल फोन भी बनाता है तो सॉफ्टवेयर भी बनाता है भाई। गूगल का पिक्सल क्या है, वो उसका एक प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो गूगल एक कंपनी है और उसके क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। उसी तरीके से प्रिज्मा इज अ कंपनी एंड इट हैज अ प्रोडक्ट called ORM and this ORM product is created for DB operations। ठीक है ना। तो डाटाबेस पे काम करने के लिए प्रिज्मा कंपनी ने एक ORM नाम का, प्रिज्मा ORM नाम का एक प्रोडक्ट बनाया, जिसका मकसद यही है कि आप कोड लिखो, उसको रन करो और वो आपके DB ऑपरेशंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये लिखा हुआ है टॉक टू योर डेटाबेस इजीली। डेटाबेस के साथ बातचीत करना, बातचीत करने का मतलब है डीबी ऑपरेशन कि कोई भी काम करवाना है, डाटाबेस से काम करवाना है तो आप कोड लिख के भी काम करवा सकते हैं। अभी तक मैं डाटाबेस पर काम करवाने के लिए मैं क्या लिख रहा था, अपनी एसक्यूएल क्वेरी, और वो भी ब्लैक टर्मिनल पर, और उसके बाद मैं अपने डेटाबेस से काम करवा पा रहा था। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, हम बेसिकली एक कोड लिखेंगे, उस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और हम अपने डीबी ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो यहां पर देखो नेक्स्ट जनरेशन नोड.जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट ORM। ठीक है ना। सो यहां पर अगर मैं गिटहब स्टार्स की बात करूं, ठीक है ना, ये गिटहब पर मौजूद सारे प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होते हैं। अगर कोई किसी का भी सोर्स कोड गिटहब पे है ना, इसका मतलब समझ लो वो प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, मतलब उस प्रोजेक्ट को कोई भी यूज कर सकता है। तो आप देखो पूरे दुनिया भर में इसके स्टार्स जो अवेलेबल हैं वो 44,000 स्टार्स मिले हुए हैं और ये पॉपुलर है। और इसके आप देख पाएंगे कंट्रीब्यूटर्स भी बहुत सारे हैं, और आप ये भी देख पाएंगे कि इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन पहले इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ऐसे डेली आप देखोगे ना कुछ ना कुछ इस लाइब्रेरी में, इसको डेवलप करने वाले लोग इस लाइब्रेरी को और अच्छा डेवलप डेली बेसिस पर करते आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कोई भी लाइब्रेरी अगर आप यूज करो और उसका लास्ट अपडेट मान लो 6 साल पुराना है, तो ऐसी लाइब्रेरी आप यूज करोगे क्या? नहीं यूज करोगे, क्योंकि आपको मालूम है उस लाइब्रेरी में चेंजेस नहीं हो रहे, वो लाइब्रेरी को मेंटेन कोई लोग कर नहीं रहे हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो, कोई भी लाइब्रेरी आप स्टार्ट करोगे, मिलेगी गिटहब पर। सबसे पहले आपको कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन कर लेनी चाहिए कि यार उसके स्टार्स कितने हैं, उसका उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें जो अपडेट हो रहे हैं लाइब्रेरी में, वो क्या फ्रीक्वेंट बेसिस पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आपको मैंने बता दिया कि पिछले 3 दिन पहले इस लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा। ठीक है ना। क्या अपडेट हुआ होगा बाद में देखेंगे, बट आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी लाइब्रेरी इन फ्यूचर आप डिसाइड करें तो आपको ये चीजें कुछ नोटिस कर लेनी चाहिए। तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई है कि हमें डाटाबेस पे काम करना है, और इसके लिए अब हम SQL क्वेरी नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम Node.js का, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, और कोड लिख के हम अपने टेबल्स के, डाटाबेस के ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है ना। सो यहां पर आप देखिए इन्होंने कुछ स्टेट्स भी बता रखा है। 20 मिलियन डाउनलोड हो रहे हैं, 20 मिलियन। ठीक है ना। सो इन सारे स्टेट से इस लाइब्रेरी की ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो डाटा है, इससे इस लाइब्रेरी की पॉपुलैरिटी के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि भाई कितनी पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। ठीक है ना। सो क्विक स्टार्ट में हम गए, अब हम प्रिज्मा के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए, टर्मिनल ओपन कर लीजिए, और सबसे पहला काम आपको है कि अगर आपको प्रिज्मा यूज करना है तो आपके मशीन में Node.js होना चाहिए। ठीक है। तो Node-V किया, मेरी मशीन में Node.js का कौन सा वर्जन है, 22। इसमें आप देखेंगे ये फर्स्ट डॉट, ये सेकंड डॉट और ये थर्ड डॉट, ये फर्स्ट जो ब्लॉक होता है इसको मेजर वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर। इसको बोलते हैं माइनर, और इसको बोलते हैं पैच। ठीक है ना। तो हमेशा हमें कौन सा वर्जन देखना चाहिए, मेजर वर्जन। तो मैं Node.js का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं, 22। अभी कौन सा चल रहा है ऑफिशियल, जाके आप कंफर्म कर सकते हो।
ठीक है ना। Node.js की वेबसाइट पर गए और यहाँ पर आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको Node.js का लेटेस्ट वर्जन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि राइट नाउ द Node.js वर्जन इज 25. You can see here it is the latest version and I am using 22, so it's nearly latest. ठीक है ना। so यहां पर हम गए, तो यहां पर आपने लिखा how to use Prisma ORM in Node.js. ठीक है ना। so हमें यहां पर मैंने चैट से पूछा how to use Prisma ORM in Node.js. तो सबसे पहले Prisma लाइब्रेरी की कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि अगर आप लाइब्रेरी यूज करोगे तो भाई वर्जन कम से कम 16 प्लस होना चाहिए, है ना। Node.js का 16 वर्जन या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया कि मेरे लैपटॉप में Node.js का कौन सा वर्जन है, 22 है, तो मैं काम कर सकता हूं। और आपके पास कोई ना कोई डाटाबेस होना चाहिए, क्योंकि प्रिज्मा लाइब्रेरी बनी हुई है किस पे काम करने के लिए, डेटाबेस पे काम करने के लिए। तो इसमें से प्रिज्मा लाइब्रेरी ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो प्रिज्मा लाइब्रेरी को आप पोस्टग्रेस के साथ भी यूज कर सकते हो, प्रिज्मा लाइब्रेरी को आप माइस्क्ल के साथ भी यूज कर सकते हो, प्रिज्मा को आप एसक्यूलाइट, प्रिज्मा को आप मोंगोडीबी, मतलब प्रिज्मा लाइब्रेरी को दो टाइप के डेटाबेसेस पर हम काम कर सकते हैं। डेटाबेस के दो ही टाइप होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग की क्लास देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको उसके डेटाबेस के टाइप्स बता रखे हैं। डेटाबेस के टाइप्स मैंने आपको बता रखे हैं। एक होता है सीक्वल डेटाबेस और दूसरा होता है नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है ना। ऐसे डेटाबेसेस जिन पर एसक्यूएल लैंग्वेज काम करती है और ऐसे डेटाबेसेस जिन पर एसक्यूएल लैंग्वेज काम नहीं करती। तो प्रिज्मा लाइब्रेरी के थ्रू आप दोनों ही टाइप के डेटाबेसेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए, लास्ट में गया मैं, इसको मैंने पेस्ट किया और मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई एसक्यूएल टाइप के डेटाबेस कौन कौन से हैं। MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix। और NoSQL टाइप डेटाबेस कौन से हैं, MongoDB, है ना। Mongo डाटाबेस, NoSQL डाटाबेस। इसका मतलब MongoDB पर काम करने के लिए, MongoDB के अंदर टेबल बनाने के लिए SQL की जो क्रिएट टेबल नेम वाली जो SQL क्वेरी है वो इधर काम नहीं करेगी। तो इन सारी परेशानियों को बचने के लिए डेवलपर्स के लिए एक ऐसा टूल दिया गया है कि आप सिर्फ क्या सीख लो, प्रिज्मा ORM सीख लो, और उस प्रिज्मा ORM सीखने के बाद आप अपना एक कोड लिखो और उस कोड को जैसे ही आप क्या करोगे, रन करोगे, रन करने के बाद आपके डीबी ऑपरेशन हो जाएंगे, चाहे आपका डेटाबेस एसक्यूएल टाइप का हो या आपका डेटाबेस नो एसक्यूएल टाइप। तो समझ में आ रहा है ना कि हमें सिर्फ प्रिज्मा ORM सीखने से हम सारे ही टाइप के डेटाबेस को कवर कर ले। समझ में आ रहा है ना। मगर इधर जब हम एसक्यूएल उस ब्लैक टर्मिनल पर हम काम कर रहे थे तो हमारे लिए लिमिटेशन थी कि भाई आप मोंगोडीबी पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि यार एसक्यूएल लैंग्वेज बनी हुई है सीक्वल टाइप के डेटाबेस से। आज हम अगर प्रिज्मा ORM सीख लें तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम लगभग सारे ही टाइप के डेटाबेस पे काम कर पाएंगे, चाहे वो एसक्यूएल वाले हो या नो एसक्यूएल वाले हो। समझ में आ रहा है ना। सो ये हुआ। अब यहां पर हम गए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइज अ Node.js प्रोजेक्ट। तो चलिए हम Node.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो आप टीबी इंस्ट्रक्शन इसमें चले जाइए, यहीं पर चले जाइए और मैं आज की डेट का एक फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है ना। आज की डेट का फोल्डर बना लेता हूं। आज है 3 नवंबर 2025 और यहां अंदर गया मैं और मैं अपना एक Node.js का प्रोजेक्ट सेटअप करता हूं, है ना। Node.js का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आप टर्मिनल स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। आपने टर्मिनल स्टार्ट किया और यहां पर आप कमांड चलाएंगे npm init-y, ठीक है ना। जैसे ही आप npm init-y कमांड चलाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों में साइड बाय साइड कर लेता हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही npm init-y कमांड में चलाऊंगा तो मेरी क्या बन के आ जाएगी, package.json, ठीक है ना। package.json एक फाइल है, एक JSON फाइल है। इस फाइल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं JSON फॉर्मेट, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड JSON फॉर्मेट, ठीक है ना। सो आपने जाके npm init-y कमांड चलाई। दिस कमांड विल क्रिएट
दिस कमांड विल क्रिएट अ फाइल ऑफ टाइप जेसॉन। ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे टर्मिनल पर और एंटर करेंगे, ये एक फाइल बनाएगा। इट विल क्रिएट अ फाइल ऑफ टाइप जेसन, दैट इज पैकेज डॉट जेसॉन। तो आपके लिए वो एक फाइल बनाएगा जो किस टाइप की होगी, जेसॉन टाइप की होगी। जेसॉन टाइप मतलब उस फाइल के नाम के लास्ट में जो एक्सटेंशन है वो डॉट जेसॉन होगा। ठीक है ना। अगर मुझे कोई फाइल टेक्स्ट टाइप की बनानी है तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या होगा भाई, वो डॉट टीएक्सटी होगा। अगर मुझे कोई फाइल जो है, अगर मुझे पीडीएफ टाइप की बनानी है तो लास्ट में उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीडीएफ। तो ये डॉट के बाद जो भी कहलाता है इसे आप क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से फाइल के टाइप की पहचान होती है। समझ में आ रहा है। सो जैसे ही मैंने इनिट npm init-y किया तो मेरे लिए एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल बन गई है। अब यहां पर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज जेसॉन, व्हाट इज जेसन, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है ना। जेसॉन का फुल फॉर्म क्या है, जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नोटेशन। ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या है, बेसिकली इस जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में जावा स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आप W3C पर ओपन करिएगा। W3C पर मैंने ओपन किया, मैं किस सेक्शन में जाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहां पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप ओपन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को है ना करली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, करली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। तो मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना है तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा, करली ब्रेसेस से। इस करली ब्रेसेस के अंदर आप इंफॉर्मेशन को रखने का तरीका है, इस करली ब्रेसेस में जानकारियों को रखने का। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में आप मेरा नेम स्टोर करो और मेरा सरनेम स्टोर करो। तो आप एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला और मैंने आपको बोला कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी आप दो जानकारियों को रखो, मेरे नाम को और मेरे सरनेम को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट शुरुआत कैसे होता है, करली ब्रेसेस से और करली ब्रेसेस क्लोज। अब इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यहां पर एक पैटर्न चलता है जिसे आप की वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की वैल्यू। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को कैसे रखा जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, की और वैल्यू के पैटर्न में। तो अगर आपको मुझे मेरा नेम और सरनेम रखना है तो की जगह आप इंफॉर्मेशन रखेंगे। आपको जो है आप की जगह आप अपना की लिख सकते हो। जैसे यहां पर मैंने नेम लिख दिया और यहां पर मेरा नेम आया फॉर एग्जांपल अनिल, और अगली इंफॉर्मेशन रखने के लिए अगला की लगाओगे, अगला कॉमा लगाओगे और अगला कॉलम में आप अपनी अगली इंफॉर्मेशन रखोगे। सो मैंने अपना नेम भी स्टोर किया और मैंने अपना सरनेम भी स्टोर किया फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है। सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे, करली ब्रेस स्टार्ट मिलेगा, करली ब्रेस क्लोज मिलेगा। और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे रखते हैं, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा। ऐसे हम कितनी इंफॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकते हैं, मल्टीपल। तो आप पैटर्न याद रख लेना। सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पैटर्न ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट। हर जो बात मैं क्लास के अंदर सिखा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले, खुद बनाओ, समझा और आप स्क्रीनशॉट में दो कि सर ये आपने आज जेसन बताया है ना। सो ये है, तो समझ में आया आपने। सो मैंने पर्टिकुलर क्या किया, एक जेसॉन ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस फाइल को पर्टिकुलर में क्या कर सकता हूं, मैं उसी 3 नवंबर की फोल्डर में हूं, मैं कोड डॉट करके क्या कर लूंगा, VS कोड एडिटर में अपने सोर्स कोड को ओपन कर लूंगा। ठीक है ना। अब मुझे इस ब्लैक टर्मिनल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास VS कोड एडिटर के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल होता है। आपका जो एडिटर है ना, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, उसके अंदर टर्मिनल होता है कि नहीं होता है। तो क्या किसी एक्सटर्नल टर्मिनल की आवश्यकता है क्या, हमें नहीं है। कोई भी कमांड चलानी है तो मैं ये विंडो खोल के यहां से चला सकता हूं कि नहीं चला सकता हूं। ठीक है। सो इसलिए मैंने एक्सटर्नल टर्मिनल बंद कर लिया और यहां से आपको मैं ये ओपन करके बताऊं। ये देखिए ये आ रहा है। तो पैकेज डॉट जेसन में आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन क्या चल रहा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ऐसी मल्टीपल कुछ इंफॉर्मेशन होती है।
तो कोई भी किसी भी नए Node.js के प्रोजेक्ट आपको कंपनी में दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या है उसका, पैकेट.json बनाना। क्लियर है? कोई सा भी प्रोजेक्ट मिले सबसे पहला क्या काम करना है अपने को, उसका प्रोजेक्ट बनाना है। वो कौन सी कमांड से बनाते हैं हम, npm init-y। और आपकी कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो, जो भी उसका वर्जन हो, है ना, उनको कौन कौन डेवलप कर रहे हैं, उन लोगों के नाम आप बेसिक इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट के अंदर दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े हम। हमारा आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोड लिख के मैं डेटाबेस ऑपरेशन कर, ठीक है ना। कल को मैं क्या कर रहा था, एसक्यूएल क्वेरी लिख लिख के अपने डेटाबेस ऑपरेशन कर रहा था। आज के लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, आज हम क्या करना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ Node.js का कोड लिख के हम अपने डेटाबेस के ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो देखते हैं, अब यहां पर हम गए, ठीक है ना, यही सारे काम मैंने कर लिए। स्टेप थर्ड पर हमें क्या करना है, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है ना। तो प्रिज्मा क्या है, प्रिज्मा इज अ लाइब्रेरी, प्रिज्मा इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो आप जिस पर काम कर रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आपकी कौन सी है, Node.js, ठीक है ना। सो Node.js को आपने पहले दिन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। Node.js को आपने पहले दिन आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। तो और प्रिज्मा जो है, प्रिज्मा ORM इज अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो जब भी मैं लाइब्रेरी बोलूं, जब भी मैं लाइब्रेरी बोलूं तो जनरली वो थर्ड पार्टी होगी। थर्ड पार्टी मतलब, थर्ड पार्टी का मतलब है Node.js के साथ में वो नहीं आई थी, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक होता है थर्ड पार्टी वर्सेस बिल्ट इन, ठीक है ना, थर्ड पार्टी वर्सेस बिल्ट इन, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी वर्सेस बिल्ट इन का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज आपके आपके लैंग्वेज के साथ में ही आ रही है तो उसको क्या बोलोगे, थर्ड पार्टी बोलोगे कि बिल्ट इन बोलोगे, बिल्ट इन, ठीक है ना। कोई फीचर, कोई लाइब्रेरी, कोई कोड आपको चाहिए और वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में नहीं है तो उस कोड को आप क्या बोलोगे, थर्ड पार्टी कोड या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो प्रिज्मा Node.js के साथ में नहीं आती है, उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक ही जगह से आती है, उसको इंस्टॉल जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं से इंटरनेट से उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। और वो इंटरनेट से जिस वेबसाइट से आता है उसे हम npmjs.com बोलते हैं, npmjs.com। सो जितने भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होती है जिनका सोर्स कोड आप डाउनलोड करते हो, वो उनका सोर्स कोड कहां मिलेगा, npmjs पर, ठीक है ना। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड होती है, बताओ मुझे, अगर मेरे लोकल मशीन पर, मेरे लैपटॉप में मुझे अगर प्रिज्मा ORM को डाउनलोड करना है तो बेसिकली सोर्स कोड कहां से आएगा, npmjs से ही आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर आप गए और प्रिज्मा, प्रिज्मा अगर आप लिखेंगे और इंटर करिए, आप प्रिज्मा लिख के आप इंटर करेंगे तो आपको प्रिज्मा का सोर्स कोड मिल जाएगा। प्रिज्मा इज अ ओपन सोर्स डाटाबेस टूलकिट, समझ में आ रहा है ना। तो यही वो प्रिज्मा का है, इसमें आप देखो कितने डाउनलोड हो चुके हैं, सब चीजें आ रही हैं। और यही वो प्रिज्मा का ORM वाला लाइब्रेरी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें वीकली कितने डाउनलोड हो रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें वीकली कितना डाउनलोड हो रहा है ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। चलिए अब इस प्रिज्मा लाइब्रेरी को मुझे इंस्टॉल करने के लिए मुझे ये पर्टिकुलर कमांड चलानी है, ठीक है ना। अब npm इंस्टॉल और द लाइब्रेरी नेम डैश डैश सेव, ठीक है ना। ये कमांड चलाते ही यहाँ पर इस पैकेट.json को ओपन करके रखना है, इस पैकेट.json को सामने खोल के रखना है। मतलब जैसे ही ये आप कमांड चलाओगे ना, ये कमांड चलाओगे उस समय चलाने से पहले पैकेट.json को सामने खोल के रखना और चीजें ऑब्जर्व करना कि भाई इस कमांड चलाने से इस पैकेट.json में क्या क्या चेंजेस हुए, ये हमें ऑब्जर्व करनी है, ये चीजें हमें देखनी है। तो जैसे ही आप देखिए npm इंस्टॉल डैश डैश सेव अगर मैं कर रहा हूं तो केयरफुली देखते हैं कि इस फाइल में कहां और क्या चेंजेस हुए।
तो सबसे पहले तो एक चेंज हुआ कि सर करंट फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स नाम की डायरेक्टरी आ गई, ठीक है ना, एक चीज ये नोटिस करी हमने। अब इसके अंदर क्या है वो बात की बात है, मगर एक किसी छोटे बच्चे को भी बोलेंगे ना बेटा ऑब्जर्व करो क्या हुआ इस कमांड चलाने से, वो तुरंत बोल देगा कि ये सर नई डायरेक्टरी आई कि नहीं आई। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज सीख रहे हो ना तो केयरफुली ऑब्जर्व करा करो क्या चीजें हुई। समझ में आया कि इस पर्टिकुलर कमांड को चलाने से क्या चेंजेस हुए बताइए। एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना, दूसरा पैकेट लॉग डॉट जेसन नाम की डायरेक्टरी बनी, और तीसरा आप देखो डेव डिपेंडेंसी आ गया। ये थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करके अगर कमांड चलाता तो ये आपको ऑब्जर्व हो जाता कि पहले ये डेव डिपेंडेंसी नहीं था और सर आपके इस कमांड चलाने से ये आ गया। समझ में आ रहा है। सो ये डेव डिपेंडेंसी वाला मेरे पास की आ गया और उसके अंदर कुछ अगेन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद एक और कमांड चलाने के लिए बोल रहा है प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है ना। सो ये प्रिज्मा क्लाइंट भी मैं इंस्टॉल करता हूं। ये प्रिज्मा क्लाइंट भी मैंने यहां पर इंस्टॉल किया। अब इस वाले npm इंस्टॉल में डैश डैश सेव नहीं लिख रहा हूं तो उससे क्या होगा ये चीजें नोटिस करना कि npm इंस्टॉल सम कमांड नेम और लास्ट में मैंने उसको डैश डैश। आप ऑब्जर्व करो कि एक जो आपने सर ऊपर कमांड चलाई थी उसमें आपने लास्ट में क्या लिखा, डैश डैश सेव डैश डेव लिखा, और दूसरी जो आपने कमांड चलाई सर उसमें लास्ट में आपने डैश डैश सेव नहीं लिखा। तो इन दोनों से आपको फर्क पता चलेगा कि जिसमें हमने डैश डैश सेव लिखा था उसमें किस नाम की की बनी, डेव डिपेंडेंसी, और जिसमें आपने डैश डैश सेव नहीं लिखा उसमें किस नाम की बनी, डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किए, चीजें ऑब्जर्व करनी है अपने को, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद हमें इस लाइब्रेरी को, प्रिज्मा लाइब्रेरी को हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनिशियलाइज करने से पहले यहाँ इंस्ट्रक्शन आप देखोगे कि आपके पास कोई ना कोई डाटाबेस होना चाहिए। तो क्या मेरी मशीन में XAMPP इंस्टॉल है और डेटाबेस है तो वो स्टार्ट वाली पोजीशन में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रिज्मा लाइब्रेरी पे आप काम कर रहे हो ना डाटाबेस ही बंद पड़ा हुआ। तो मुझे बताओ उस ब्लैक टर्मिनल पर आप बगैर डाटाबेस की सर्विस को स्टार्ट किए हुए क्या लॉगिन हो सकते थे क्या। तो डाटाबेस की सर्विस को तो हमेशा क्या रखना पड़ेगा अपने को, अप एंड रनिंग, तभी आप प्रिज्मा से भी काम कर पाएंगे और इस ब्लैक टर्मिनल से भी काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो डाटाबेस पर काम करने के लिए डाटाबेस का चालू होना जरूरी है। समझ में आ रहा है। सो इस सर्विस को मैंने चालू कर लिया, अब मैं यही काम मैं अपने डेटाबेस के साथ करूंगा। तो ये दो लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल कर ली। लाइब्रेरी तो प्रिज्मा ही है मगर उसकी डिपेंडेंसीज जो है वो मैंने इंस्टॉल करी। अब साथ में मुझे क्या करना है, अपने प्रिज्मा लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना। तो npx प्रिज्मा init नाम की कमांड मैंने चलाई, ठीक है ना। यहां पर हम चलाते हैं और चीजें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। npx प्रिज्मा init, कोई npx का फुल फॉर्म बता सकता है? नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है ना। npx का मतलब होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट, ठीक है ना। इस कमांड को मैं जैसे ही चलाऊंगा तो आप देखना आपका प्रिज्मा जो है आपकी लाइब्रेरी कुछ इनिशियलाइज हो जाएगी और आप अपने डेटाबेस पे फर्दर काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे ही इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो दिस विल क्रिएट प्रिज्मा डायरेक्टरी विथ सम स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल एंड .env फाइल। सो जैसे इस कमांड को मैं चलाऊंगा तो ये दो चीजें करेगा। एक तो स्कीमा डॉट प्रिज्मा नाम की फाइल बनाएगा जो कि किस डायरेक्टरी के अंदर होगा, प्रिज्मा नाम की डायरेक्टरी के अंदर होगा, और एक रूट लेवल पर किस नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी, फाइल बनेगी, .env नाम की फाइल बनेगी, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही इंस्टॉल किया तो देखो .env नाम की फाइल बनी कि नहीं बनी, और प्रिज्मा नाम की डायरेक्टरी बनी कि नहीं बनी, और डायरेक्टरी है कि फाइल है उसके लिए मैंने आपको कमांड बता रखी है ls-al। जैसे ही ये ls कमांड में चलाऊंगा, यहां पर आप ls कमांड आप चलाओगे, लिस्ट कमांड चलाओगे, ls मतलब लिस्ट। जैसे ही ls कमांड चलाओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा .env नाम की एक फाइल बन गई। ये एक के पहले ये डैश आ रहा है, डैश मतलब फाइल है, और पहला कैरेक्टर अगर डैश नहीं हो डी हो तो वो क्या है, डायरेक्टरी।
कंप्यूटर्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको मिलेगी फाइल या मिलेगी डायरेक्टरी। कंप्यूटर्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो फाइल मिलेगी या फिर डायरेक्टरी मिलेगी। तो बताइए .env नाम की क्या है मेरे पास, फाइल है। वेरी गुड। प्रिज्मा नाम की उसने क्या बनाई, डायरेक्टरी बनाई। देख के मैं प्रैक्टिकल कर करके आपको बता पा रहा हूं, ठीक है ना। अब प्रिज्मा नाम के अंदर गए तो उसने देखो किस नाम से बनाई, स्कीमा डॉट प्रिज्मा नाम की फाइल बनाई। अब मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, सीडी करके किस में जाऊंगा, प्रिज्मा के अंदर गया, फिर से मैंने क्या कमांड चलाई, ls। अब देखो स्कीमा डॉट प्रिज्मा नाम की क्या है, फाइल है। सारी चीजें प्रैक्टिकल बतानी है कि सर ये आप कमांड ये इनिट करोगे तो सर ये दो फाइलें कुछ बनाएगा, है ना। इसमें ये प्रिज्मा config डॉट tsv बना दी, तो वो ऑप्शनल है। आपको ये इतनी चीजें बतानी है कि सर ये इसका मेन काम है .env जनरेट करना और प्रिज्मा डॉट स्कीमा जनरेट करना। तो बेसिकली इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको एक कोड लिखना है और आपके डीबी ऑपरेशंस, उस कोड को आप रन करोगे और आपके डीबी ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, वो जो कोड आप लिखोगे वो कोड कहीं ना कहीं किसी न किसी, जो कोड आपको लिखना है, जो कोड आपको लिखना है वो किसी न किसी फाइल में होगा। भाई कोई ना कोई तो फाइल होगी जहां पर मुझे वो कोड लिखना है और उस कोड को मुझे रन करना है, और रन करते ही मैं जो भी डीबी ऑपरेशन करना चाहता हूं वो हो जाएगा। तो भाई वो फाइल कौन सी है, जो कोड लिखना है वो किस फाइल में लिखना है, वो फाइल schema.prisma है, ठीक है ना। दैट फाइल इज व्हाट, schema.prisma। दिस इज द फाइल where we write some code, we will execute it, we will run it and our DB operation will be done, ठीक है ना। समझ में आ गया। सो आज मुझे SQL क्वेरी नहीं लिखनी है, आज मुझे कोई ना कोई कोड लिखना है, उस फाइल को मैं रन करूंगा और मेरे डीबी ऑपरेशन हो जाएगा। भले ही आज आप एक सिंपल सी टेबल बना के बता दें, भले ही आप किसी टेबल के अंदर कुछ एंट्री करके बता दें, अगर लिखना अपने को कोड है, ठीक है ना। सो चलिए यहां पर मैं अगर इस फाइल को ओपन करके बताऊं तो schema.prisma नाम की फाइल में आप कुछ कोड देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर आप कुछ कोड देख पा रहे हैं और इस कोड के सैंपल कोड में आप देखेंगे यहां पर बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रहा है वो किस डाटाबेस की कनेक्टिविटी मिल पा रही है, वो पोस्टग्रेस की मिल पा रही है। तो आप बताओ कि इस XM के साथ में पोस्टग्रेस आता है कि MySQL आता है, ये MySQL आता है। तो अभी हमें इस पोस्टग्रेस की सेटिंग को किसमें चेंज करना पड़ेगा, MySQL के साथ सेट करना पड़ेगा। और यहां पर ये देखो डाटाबेस URL, ठीक है ना, ये डाटाबेस URL कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो जब भी कोई चीज कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरी गुड, ठीक है ना। जब भी कोई लेटर्स कैपिटल में लिखे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा एक डेडिकेटेड फाइल में लिखे जाते हैं जिससे बोलते हैं .env। env का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आप कहां रखते हो, .env, ठीक है ना। सो .env फाइल के अंदर हमें कांस्टेंट रखे जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं कि चलो इस फाइल के अंदर .env फाइल के अंदर आपको अपना नेम रखना है, तो आप नेम है ना स्मॉल में नहीं लेना है, फिर समझ में आ रहा है, स्मॉल में नहीं लेना है। आपको अपना जो भी आपको मैं स्टोर करने के लिए बोलूंगा उसको आपको हमेशा किस में स्टोर करना पड़ेगा, कैपिटल में। सो कैपिटल में स्टोर होने वाले वेरिएबल्स को .env में हम बोलते हैं कांस्टेंट, और इन कांस्टेंट को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट कांस्टेंट। समझ में आ रहा ना। सो ये इन्वायरमेंट कांस्टेंट वाली फाइल है। So .env is an environment constant file. So whatever the constant will be there, like database username, database password, database URL, any type of information we want to store in an environment, we will store in the .env file. So there is a constant called database URL, and it has some value. I want to change this value for the which database? MySQL डेटाबेस। मुझे इस कांस्टेंट की ये जो भी वैल्यू है ये मुझे किस पर चेंज करनी है, ये मुझे MySQL के हिसाब से करनी है। तो इसको मैंने कॉपी किया, मैं ये इसको चैट को दे देता हूं, ठीक है ना। और मैंने इसको बोल दिया चेंज दिस कांस्टेंट टू कनेक्ट MySQL। यहां पर आप ये भी बोल दो कि भाई ये XAMPP MySQL लोकल होस्ट, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये तो तुमने कांस्टेंट दे रखा है, ये तुमने अपनी पोस्टग्रेस के लिए दे रखा है, मगर मैं तो किस पे कनेक्ट होना चाह रहा हूं,
मैं MySQL के साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको जीपीटी को बोला कि यार ये कनेक्ट करना है, तो ये आपको ये सिंपल सा पैटर्न दे दिया। ठीक है ना, इसको मैंने कॉपी किया और मैं अपने इसमें गया। ठीक है ना, ये कांस्टेंट मैंने उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तो उस कांस्टेंट को मैं क्या कर दूं, कमेंट कर दूं। कमेंट करने के लिए आपको किस कैरेक्टर का यूज करना है, हैश का यूज करना है। आप हैश लिखोगे किसी भी लाइन के आगे तो उसको आपका नोड.जेएस रीड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो लाइन क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी। तो ये जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं इनको आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? सो अब MySQL यूजर नेम आपका रूट हो गया, लोकल होस्ट और आपका डाटाबेस का नाम। तो आपका डाटाबेस का नाम क्या है, जस्ट डायल। वेरी गुड, आपको पता होगा। और नहीं पता है तो एक बार जाके कंफर्म कर लो, एक बार जाके कंफर्म कर लेते हैं, यहां से कनेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। सो MySQL-u root-p शो डेटाबेसेस। समझ में आ रहा है? सो जस्ट डायल मेरा क्या है, जस्ट डायल अंडरस्कोर db मेरा डेटाबेस का नाम है। यहां से कॉपी किया, इस टर्मिनल को मैंने बंद कर लिया और यहां पर जाके मैंने कोड में सारा कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कर दिया। और आप देखिए बूट, इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। फिर से मैं गया, ठीक है ना। सो दिस विल कॉल्ड यूजर नेम कॉलन पासवर्ड @ होस्ट नेम कॉलन पोर्ट नंबर एंड डीबी नेम। सो आपको मैं एक छोटा सा सिंटेक्स बता रहा हूं इसको समझने के लिए, ठीक है ना। सो यूजर नेम कॉलन पासवर्ड, तो भाई आप केयरफुली देखो, कोलन के पहले ये रहा यूजर नेम, रूट क्या है, यूजर नेम, कोलन के बाद और @ के बीच में, कोलन के बाद और @ के बीच में क्या होता है, पासवर्ड। तो कोलन के बाद और @ के बीच में यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं। यहां पर क्या है, अभी के केस में कुछ भी नहीं, मतलब मेरा पासवर्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी। तो आप देख पा रहे हैं रूट कॉलन @ इसका मतलब क्या हो गया, पासवर्ड इज एम्प्टी। समझ में आ रहा है? अब @ और कोलन के बाद, @ और कोलन के बीच में कौन सा पार्ट होता है, होस्ट नेम। तो मेरा क्या है, होस्ट, लोकल होस्ट है क्योंकि मैं लोकल काम कर रहा हूं, ये लोकल होस्ट हो गया। फिर आता है कोलन के बाद पोर्ट नंबर। तो आपको पता है XAMPP में जब आप चालू करते हो तो यहाँ पर ये जो पोर्ट्स आते हैं वो 3306 आ रहा है, तो मैं उस 3306 लिख दिया मैंने, और एक्चुअल जिस डाटाबेस पर आपको काम करना है। तो ये सारा मैंने एनवायरमेंट मैंने अपनी .env में फिक्स कर दिया, ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब यहां पर ये प्रोवाइडर आ रहा है, तो मैं इसको ये कॉपी किया और मैंने इसको ये दिया और इसको बोल दिया आई वांट टू कनेक्ट विथ MySQL, आई वांट टू कनेक्ट विथ MySQL, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखो प्रोवाइडर की जगह ये Postgres SQL की जगह यहां पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, MySQL, और बाकी चीजें आप देखोगे कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप कोड कंपेयर करके भी चीजें देख सकते हैं कि हाँ हमें इसको चेंज किया और डाटाबेस URL में जाके मैंने ये चेंज कर दिया। अब मेरे सारे चेंजेस हो गए हैं। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है। सो यहां पर हम गए, ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया। अब अप्लाई द स्कीमा टू MySQL। तो जो स्कीमा फाइल्स जो आपने लिखी हैं, जो स्कीमा फाइल्स आपने लिखी हैं, ठीक है ना, एक स्कीमा फाइल्स, इस फाइल के अंदर वो सारा आप कोड लिखोगे जो आपको करना है। मान लीजिए मुझे ये टेबल बनानी है, जस्ट डायल की मुझे टेबल बनानी है, ठीक है ना, जस्ट डायल की मुझे टेबल बनानी है। एक टेबल देख लेते हैं, कोई सी भी, रोल्स हो गया, ठीक है ना। अब एक टेबल बनानी है मुझे, किस नाम की टेबल बनानी है, अभी मान लीजिए मुझे कस्टमर्स नाम से एक टेबल बनानी है। 10वीं टेबल में क्या बनाना चाहता हूं, कस्टमर्स, ठीक है ना। और उस कस्टमर में पहला कॉलम कौन सा होगा, टेबल कोई सी भी हो, आईडी तो लेना ही है। उसके बाद कस्टमर का नेम, सी नेम या कस्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है ना। तो मुझे एक टेबल बनानी है जिसके 2 कॉलम होंगे। इस टेबल को मैं किसके थ्रू बनाना चाहता हूं, कोड के थ्रू मैं बनाना चाहता हूं, प्रिज्मा ORM के थ्रू, प्रिज्मा ऑब्जेक्ट
रिलेशनल मैपर। मैं कोड लिखूंगा और मैं कोड को रन करूंगा और मेरी टेबल बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? सो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंदर यहां पर मुझे ऐसा कुछ कोड लिखना है और वो कोड को जब मैं रन करूंगा तब मेरा ये हो जाएगा, मेरी टेबल्स क्रिएट हो जाएगी। सो यहां पर मैंने बोला आई वांट टू क्रिएट अ टेबल और टेबल का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। जीपीटी को मैंने स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई मैं कस्टमर्स नाम की टेबल बनाना चाहता हूं, वो भी कैसे? ओआरएम के थ्रू, प्रिज्मा ओआरएम के थ्रू मैं कस्टमर्स नाम की टेबल को बनाना चाहता हूं। मैंने एंटर किया। अब यहां पर आप देखना, लेट्स ऐड कस्टमर टेबल टू योर प्रिज्मा स्कीमा। सो जो कुछ भी है उसका कोड आपको किस फाइल में लिखना है? स्कीमा फाइल में लिखना है। आपको टेबल बनानी है, स्कीमा फाइल के अंदर लिखोगे। टेबल के अंदर कॉलम बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी करना है, वो फाइल कौन सी है? तो स्कीमा फाइल ही है, ठीक है ना? सो ये स्कीमा फाइल मैंने लिखा। तो सबसे पहले यहां पर आपको मॉडल लिखना है, स्पेस दिया आपने, फिर आपने कस्टमर्स जिस नाम से टेबल बनानी है। तो जनरली टेबल के नाम सिंगुलर में बनाओगे कि प्लूरल में बनाओगे? प्लूरल फॉर्मेट। तो कस्टमर नाम से बनाऊं कि कस्टमर्स नाम से बनाऊं? कस्टमर्स नाम से बनाना है। क्या कस्टमर नाम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, मगर वो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। तो ऑलवेज क्रिएट टेबल नेम्स इन प्लूरल फॉर्मेट। सो ये मैंने किया और इसको मैंने एज एन ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है ना? ये देखो कर्ली ब्रेसेस है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, मगर यह इंफॉर्मेशन की कॉलन वैल्यू के पेयर में नहीं आ रही। यहां इंफॉर्मेशन की कॉलन वैल्यू के पेयर में नहीं आ रहा, कोलन पार्ट यहां पर मिसिंग है, ठीक है ना? तो यहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो पहला कॉलम आपका क्या हो जाएगा? कॉलम नेम हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे कॉलम क्या लेना है? आईडी, उसका डेटा टाइप और ऑटो इंक्रीमेंट आपने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, ठीक है ना? आईडी इंट @id @डिफॉल्ट एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपने किया। उसके बाद आपने कस्टमर नेम को वेरकेयर की बजाय इस स्कीमा के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रिंग नाम से। समझ में आ रहा है? मगर माई सीक्वल के अंदर तो डेटा टाइप क्या होता है? वेरकेयर होता है। या तो वेरकेयर होगा या टेक्स्ट होगा, मगर यहां पर वो जो डेटा टाइप है, माई सीक्वल के जितने भी डेटा टाइप्स है उनका एक रैपर बना दिया गया। रैपर, वो रैपर क्या है? प्रिज्मा ओआरएम का रैपर, क्योंकि प्रिज्मा को इस तरीके से बनाया गया है कि वो मोंगोडीबी पे भी काम कर जाएगा और इस पे भी कर दिया जाएगा। तो चीजों को कुछ इस तरीके से कॉमन वे में डिजाइन किया गया है कि वो आपके हर टाइप के डेटाबेस पर काम करने में कैपेबल होगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इन्होंने यहां पर क्या नहीं लिया? वेरकेयर नहीं लिया, क्योंकि वेरकेयर मोंगोडीबी में होता ही नहीं है डेटा टाइप। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप से प्रिज्मा वालों ने डिफाइन कर लिया। क्या मुझे अगर स्ट्रिंग टाइप का लेना है, वेरकेयर टाइप का लेना है, तो उसमें प्रिज्मा वालों ने खुद ने डिसाइड किया कि हम किस टाइप का डेटा टाइप लेंगे, फिर स्ट्रिंग टाइप का लेंगे। तो कुछ चीजें कॉमन रखी गई है। क्यों कॉमन रखी गई है? रीजन बताओ। ताकि वो दोनों टाइप के डेटाबेस पे काम कर सके, नो सीक्वल एंड सीक्वल, मोंगोडीबी एंड माई सीक्वल, पोस्टग्रेस। समझ में आ रहा है? ये रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि ये इसका डेटा टाइप है, द कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। So column name and data type and some additional constraints and information. Like create table में वो जो syntax है ना, exactly वैसे ही मिलता जुलता है यहाँ, बस यहाँ पर ये कॉमन ही आता है। लास्ट में जो है ना, ये कॉमन ही है। तो थोड़ा देख देख के प्रैक्टिस कर करके अपने को सीखना है। यार प्रिज्मा में काम करना है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आप याद करो, तो ना दिमाग में क्लियर होना चाहिए व्हाट इज प्रिज्मा। प्रिज्मा इज द लाइब्रेरी, we will get a env file, we will get a prisma file, schema file, we will write some instruction, we will run the command and the db operation will be performed, ठीक है ना? सो ये आपको समझ में आया। अब ये मैंने अपनी स्कीमा डिफाइन कर दी। अब बारी है, जो भी मैंने आपको बोला था कि आपको एक कोड लिखना है, जो कि मैंने कोड किसमें लिख दिया? स्कीमा फाइल में मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था? उस कोड को लिखने के बाद फाइनली उस कोड को क्या करना पड़ेगा? हमें रन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? आप जीपीटी के आगे इंस्ट्रक्शन पे आप जाएंगे। ये देखिए, ये बोल रहा है कि जो आपको कुछ इस तरीके से फाइल दिखाई देगी, एग्जैक्टली मेरी ऐसी ही है फाइल, रन एंड सेव द माइग्रेशंस, ठीक है ना? तो ये आप जो भी डिफाइन करते हो ना, इनको हम माइग्रेशन फाइल्स बोलते हैं, ठीक है ना?
माइग्रेशन फाइल्स मतलब ऐसी फाइल जिसमें आपकी टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो, उन फाइलों को माइग्रेशन फाइल बोला है। सो प्रिज्मा डॉट schema.prisma is a type of migration file where I will define table structure, I will run it, and my DB operation will be performed. So this is an instruction for creating a table. ये काय का इंस्ट्रक्शन है? टेबल क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने कर दिया। अब इन योर टर्मिनल यू हैव टू रन दिस कमांड npx prisma migrate dev dash dash create table। सो यहां पर मैं गया और इसको हर कमांड को चलाने से पहले यह वर्कस्पेस खुला हुआ रहना चाहिए, है ना, और फोकस क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन का, कि भाई क्या हुआ, कौन सी कमांड चलाने से हुआ क्या, है ना, ये चीजें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जर्व करने के लिए पैनल्स का ओपन होना जरूरी है, वर्कस्पेस का। भाई वर्कस्पेस ही अगर बंद पड़ा है तो आप क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे? तो जब भी आप कोई कमांड चलाओ तो आपका वर्कस्पेस ओपन होना चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए, सो ये मैंने क्रिएट कस्टमर टेबल नाम की एक माइग्रेशन फाइल यस गलती से मैंने समझाने के लिए कॉमा लिख दिया था, जबकि इसके अंदर कॉमा नहीं आता है। मैंने फाइल को सेव किया और दोबारा मैं npx prisma migrate dev dash dash name, this is the migration file, ठीक है ना। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब मैं इंटर करूंगा। अब ऑब्जर्व करना कहां पर क्या हुआ। The environment variable loaded from this prisma schema loaded from this just dial at localhost drift detected your database schema is not in sync with the migration history। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि जब भी आप प्रिज्मा पे काम करो आपको बिल्कुल जीरो ब्लैंक डेटाबेस पे काम करना चालू करना पड़ेगा। अब वो जस्ट डायल वाला डेटाबेस तो पिछले 15 दिन पहले ही बना दिया था मैं। तो अब ये स्कीमा, ये प्रिज्मा का ये एरर क्या बोल रहा है कि जिस डाटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्ली सिंक नहीं है, क्योंकि आधी टेबलें तो आपने कैसे बना दी, ये 7-8 टेबलें तो इससे पहले आपने कैसे बना दी, मैनुअल बना दी। बट प्रिज्मा पे काम करना है तो सारी चीजें प्रॉपर सिंक होनी चाहिए। हर जो टेबल आपको डेटाबेस में दिखाई दे रही है उसकी रिलेवेंट स्कीमा फाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए या तो आप, अभी मैं आपको एक डेटाबेस बना के बता देता हूं। मैं जस्ट डायल 2 नाम से डेटाबेस बना लेता हूं, ठीक है ना। सो MySQL -u root -p इंटर किया, शो डेटाबेसेस और जस्ट डायल 2_db नाम का एक डेटाबेस बना देता हूं। क्या बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। कौन सी कमांड? क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस नेम। व्हाट विल बी द डाटाबेस नेम? जस्ट डायल 2_db, ठीक है ना। तो सेम टू सेम मैंने 2 डेटाबेस बनाए आपके सामने। शो डेटाबेसेस, तो देखो डेटाबेस 2 और डेटाबेस, जिसमें से डेटाबेस 2 कंप्लीटली ब्लैंक है और इसको अब हम प्रिज्मा के साथ वर्क कर सकते हैं। तो जो भी डेटाबेस पे काम करना है प्रिज्मा के साथ में, उसमें हर टेबल फिर प्रिज्मा से ही बन सकती है। अभी इसके साथ वर्क करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें कुछ टेबलें ऐसी पड़ी हुई है जो पहले से मैनुअली बनी हुई है, प्रिज्मा के थ्रू नहीं बनी हुई, तो प्रॉब्लम आ रही है अपने को। तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने ये डिसाइड किया कि एक डेटाबेस और ब्लैंक ले लेते हैं और उसके अंदर जो पहली टेबल बनेगी वो भी किसके थ्रू बनेगी? प्रिज्मा के साथ ही बनेगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, अपने .env में जाइए, या आप अपने .env में गए और यहाँ कनेक्शन जो स्ट्रिंग है कांस्टेंट, उसमें मैंने स्कीमा थोड़ा चेंज कर दिया, सेव किया, यहां पर गए सेव किया और वही कमांड दोबारा मैं रन करूं। अब चीजें ऑब्जर्व करते हैं। हुआ? सबसे पहली बात, आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रन हुई, मतलब आपकी कमांड एग्जीक्यूट हुई। उस कमांड ने बेसिकली प्रिज्मा डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाया, प्रिज्मा डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है, उस फाइल के अंदर, इस पर्टिकुलर फाइल को हम बोलते हैं प्रिज्मा माइग्रेशन फाइल, ठीक है ना। इस माइग्रेशन फाइल को अगर आप ओपन करके देखेंगे
तो आपका जो एसक्यूएल का जो स्ट्रक्चर है वो जनरेट होके आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस अब हमें देखना है, ये हुआ। और अब हम यहां पर अगर यूज जस्ट डायल टू अंडरस्कोर डीबी किया मैंने, अब बताओ यहां से अगर मैं शो टेबल्स, कस्टमर्स नाम से टेबल बन गई कि नहीं बन गई? एक्सप्लेन कस्टमर्स, देखो वही आईडी, वही इंटीजर, वही प्राइमरी की, वही ऑटो इंक्रीमेंट, वही कॉलम नेम, वही वेरकेर, सब कुछ है। मगर इसके लिए क्या मैंने क्रिएट टेबल, टेबल नेम और वो सारा सिंटेक्स लिख के इंटर किया क्या कहीं पे? नहीं किया। मैंने तो क्या लिखा, मैंने क्या यूज किया? प्रिज्मा यूज किया, ORM, उसके स्कीमा फाइल डिफाइन करी, प्रिज्मा की एक कमांड चलाई और मेरे लिए माइग्रेशन फाइल भी बन गई, और साथ साथ वही उसी का रिलेवेंट जो एसक्यूएल जो सिंटेक्स था वो इंटरनली कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुआ होगा और आपके सामने टेबल दिखाई दे रही, ठीक है ना? तो इस तरीके से आज जस्ट डायल 2 नाम का आपको डेटाबेस बनाना है। ये डेटाबेस मैनुअल बनेगा, ठीक है ना? डेटाबेस बनाने के लिए आप बोलोगे सर डेटाबेस भी प्रिज्मा के थ्रू बन जाए, तो नहीं, डेटाबेस तो आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा। फिर डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबलें हैं वो किसके थ्रू बनाओगे आप? प्रिज्मा के थ्रू ही बनाओगे। तो आज की क्लास का असाइनमेंट आपके लिए क्या है? आज की क्लास का असाइनमेंट ये है कि ये जितनी भी टेबल्स मैंने अभी तक आपको बना के बताई हैं जस्ट डायल वाले प्रोजेक्ट में, लगभग 7-8 टेबलें मैं बता चुका हूं आपके सामने, जैसे कि बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस, सिटी, स्टेट्स, कंट्री, यूजर्स, है ना? इन सारी टेबलों को आपको किसके थ्रू बना के बताओगे? प्रिज्मा के थ्रू बना के बताओ। भले आप जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट आपको काम आज प्रिज्मा के थ्रू ही करके बताना। क्लियर हुआ? इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं।